विषय यह है कि हम मुद्दे पर काम करने के लिए आए हैं, पद पर रहने के लिए नहीं। अब भी मैं आपको बता दूं, मैं नहीं एमएलए था तो भी यही मुद्दे पे काम करता था, एमएलए था तो भी इसी मुद्दे पे काम कर रहा हूँ, और सरकार में भी था तो इसी मुद्दे पे काम कर रहा था, और मंत्री नहीं हूँ तो फिर उसी मुद्दे पर। मुद्दे बदले नहीं जाते, राजनीति इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है, ये सुविधाओं का खेल नहीं है कि समय के अनुकूल लोग बदल जाएं। ऐसा सुधाकर सिंह न कभी थे, न अभी हैं, न आगे बढ़ने का हम कोशिश करेंगे। जीएम सीड फसल का देश में लगातार विरोध हो रहा है। खासकर हाइब्रिड सरसों की फसल को लेकर देश में किसानों के साथ साथ नेताओं का भी विरोध जारी है। इसी क्रम में आज राजधानी पटना में आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की जानकारी दी कि विदेशी कंपनियां जीएम सीड फसल को लेकर देश के अधिकारियों के माध्यम से लगाना चाहते हैं। सुधाकर सिंह ने कहा कि जीएम सीड फसल भारत के किसानों के लिए सही नहीं है, क्योंकि इस फसल का कोई बीज नहीं होता। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार सरकार के कुछ निकम्मे अधिकारियों की वजह से इसे दोबारा बिहार में लागू कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीएम सीड फसल को बिहार में नहीं लागू करने का जब निर्णय लिए हैं, तो आखिरकार अधिकारी यह प्रयास क्यों कर रहे हैं। सुधाकर सिंह ने कहा कि आने वाले हैं शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में भी इस पर आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जीएम सीड फसल को लेकर हमने बिहार के सभी विधायक, बिहार के सभी सांसदों और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि जीएम सीड फसल का विरोध करें। सुधाकर सिंह ने कहा कि जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। खुद सुनिए क्या कुछ कहा सुधाकर सिंह ने। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्या हम जितनी मांगे करते हैं वो पूरी न होने की संभावना से मांगे समाप्त हो जाती हैं। इस राज्य के भीतर 10 लाख सरकारी नौकरी चाहिए, यह मुद्दा है हमारा। हम उन मुद्दों पे आगे बढ़ रहे हैं। हम उसमें कितना कामयाब होंगे ये वक्त की बात है, काम तो हम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से किसानों के सवाल पे राष्ट्रीय जनता दल का जो मुद्दा उस पर हम काम कर रहे हैं। हम एक वक्त नहीं बता सकते कि कब हम कामयाब होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सर, संगठन की बात तो नहीं हो रही है, किसानों का संगठन कहाँ कोई, तो आप लोग क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? आप मैं कह रहा हूं कि हम कहाँ नहीं संगठन चला रहे हैं। हम कब आंदोलन में नहीं थे। आश्चर्यजनक रूप से वो आप सवाल कर रहे हैं जो आपको जानते हैं कि पिछले मैं 17 सालों से कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा हो कि जिला मुख्यालय पर 3 से 4 बार मैं किसानों के पक्ष में धरना नहीं दिया हूं। रोहतास में, कैमूर में, बक्सर में, ये इतिहास है। अब आपने मीडिया के बंधु ने कितना चलाया, उसको नहीं चलाया, कवर किया नहीं किया, वो आपका सवाल है। अब उस समय लोकल अखबारों की कतरन में दिखा दूंगा कि कितना मैं धरना दिया हूँ, आंदोलन किया हूँ और मैं कामयाब रहा हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये जीएम सीड के सवाल पर मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्रालय ने इस फाइल को विड्रॉ कर दिया है, अनुमति नहीं दिया है, मैं कह रहा हूं। लेकिन अगला सवाल है कि वो कौन निकम्मा अधिकारी था जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश की अवहेलना करते हुए अनुमति वाली फाइल मंत्रालय तक भेजने का प्रयास किया। एक ये सवाल है। दूसरा सवाल, चूंकि यह मामला देश का है, केवल बिहार का नहीं है, और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी ही इस मामले में हमेशा लीड लिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल प्रधानमंत्री को पत्र पुनः लिखें और जो देश में जो जीएम सीड की जो अप्रेजल कमेटी है उसका विरोध पुनः दर्ज करें। इस काम के लिए मैंने आज उनको पत्र लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया होगा। जिस तरह से हम लोगों को 30 साल के बाद भी विचारों में बदलाव नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी 10-11 सालों में कोई बदलाव नहीं होगा। मैं इस उम्मीद पर अभी भी कायम हूँ जब तक कि उनका अगला कोई फैसला नहीं होता। आश्चर्यजनक रूप से कैसे आप इस बात को कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? आप यह बात समझिए। फिर बात आप सवाल तो कर दिए, तो हमको जवाब दीजिएगा कि आप ही जवाब दीजिएगा? आश्चर्यजनक है। आप सवाल आपके समाप्त हो गए तो मैं बोलूं? आपको मैं बता रहा हूं कि 90 के दशक में जो डंकल ड्राफ्ट था,
जो WTO रिजीम आने से पहले जो ड्राफ्ट था उसको बोलते हैं डंकल ड्राफ्ट, जिस पर निगोशिएशन जब हुआ तो वह जनरल ट्रेड एग्रीमेंट था। तो जनरल ट्रेड एग्रीमेंट में एग्रीकल्चर को बाहर करवाने में सफल रहे हम लोग जैसे लोग, देश और दुनिया के जो लोग थे, तीसरी दुनिया के लोग, किसानों के हक में लड़ने वाले। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि WTO में हम एग्जम्पशंस ले लिया कि एग्रीकल्चर का पर भविष्य में जो रणनीति तय करेंगे वह देश की सरकार करेगी, और इसीलिए हमको 300% आयात कर लगाने का अधिकार मिला, और इसीलिए अभी भी देश की खेती बची हुई है और हम निर्णय करते हैं कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। तो आप कह रहे हैं कि हमने क्या बदला हासिल किया? हम दुनिया के लड़ करके हमने हासिल किया किसानों के हक के लिए इस देश में, यह साक्ष्य है। फिर नए तरीके से बदलाव की कोशिश कर रही हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो ताकतवर लोग हैं, फिर वो नए तरीके से भारत के खेती में घुसना चाहते हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और मैंने कहा कि देश की 80% जब आबादी किसानों की है तो पूरे विमर्श में, वो मीडिया का विमर्श हो, बौद्धिक वर्ग में हो या राजनीतिक क्षेत्र में, 80% विमर्श इसी पर होना चाहिए। लेकिन आप ठीक से स्टडी करिएगा तो मीडिया और इंटेलेक्चुअल क्लास में मुश्किल से 5% भी बहस नहीं हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। 80% आबादी पर बहस कितना है? 5%, और 95% बहस है धर्म पर, संप्रदायवाद पर। इस पर बहस चल रहा है इस देश में, जो मुख्य विषय नहीं है। मुख्य विषय कैसे बन जाता है ये मीडिया के लोग बेहतर बंधु जानते हैं। आप बार बार